अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे मैक कॉलेजिएट का। ये भी कोचिंग सेंटर है कराची में। तो आज हम इसका पेपर डिस्कस करेंगे प्रीलियम का। ठीक है। उसमें भी सिर्फ हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास जो है एमसीक्यू है, उसमें लिखा हुआ है कॉस इंटू कॉस इनवर्स 1/√2। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कॉस और कॉस का इनवर्स ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। और आपके पास वैल्यू बच जाएगी सिर्फ 1/2। सही, 1/√2, सॉरी। तो ये वाला एमसीक्यू तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले में आपके पास कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू 2 मीटर, b इक्वल्स टू 1 मीटर, c इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज। अब अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह का एक, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है। सही, ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेंथ को देखें ना, तो आपको ये बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो ए कॉर्नर, बी, ए बी सी डी, अगर आप इसकी जो है लेबलिंग करें ए बी सी, तो अल्फा वो होता है जो ए पे एंगल बनता है, बीटा वो होगा जो बी पे एंगल बनेगा। ठीक है। और गैमा वो होगा जो सी पे एंगल बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्या है, ए जो है ना, इस वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की लेंथ है, ये वाली साइड की ए। ठीक है, हमेशा। और बी जो है, हमेशा बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ होती है, और सी हमेशा। तो और सबसे छोटा एंगल जो है, अगर मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के एक एग्जांपल दिखाऊं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी सामने वाली साइड जो है सबसे बड़ी है। तो जो साइड सबसे बड़ी है, उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है जो साइड सबसे छोटी होगी, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, उसकी उसका एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर है आपका गैमा। अच्छा, 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये जो है इन्होंने ट्रिक करने के लिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, 50 लिख दिया है और सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो ये ट्रिक है। ये असल में 0.5 मीटर बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एमसीक्यू है, मिडिल टर्म इन दी एक्सपेंशन, ये जो है आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया हो कि दो टर्म्स का एक्सपेंशन है। ठीक है, ए माइनस बी, और होल पावर में कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ होल पावर जो है क्लियर नहीं है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये असल में पिक्चर क्लियर नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता लेट सपोज 9। ठीक है, 9 मीन्स इसमें कितनी टर्म्स हो गई, इसमें टोटल टर्म्स हो गई, 9 तो पावर है, टोटल टर्म्स हो गई n+1 होती हैं, तो 10 टर्म्स हो गई टोटल। ठीक है, 10 टर्म्स इन टोटल, तो मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म्स होंगी इसकी। ठीक है, सही। 10 10 है ना, अगर आप 1 to 10 काउंटिंग लिखो और फिर मिडिल टर्म्स काउंट करने की कोशिश करो, मिडिल टर्म फाइंड करने की, तो दो मिडिल टर्म आएंगी, 5 और 6। ठीक है, और अगर इधर 8 लिखा होता तो इधर कुछ और वैल्यू आ रही होती। तो इस तरह से जो है आप फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ये नहीं पता कि ये एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है कि एक वो है, ए सेट है और एक बी सेट है, ये दोनों सेट क्या होंगे। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट होंगे, बिकॉज इन दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है।
ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा सेट्स में, बल्कि यहाँ पे एलिमेंट सेम होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है कि इफ ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मींस SOR और जो है ना क्या बोलते हैं आप इसको ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, जो हम यूज भी करते हैं क्वेश्चंस में, तो उसकी वैल्यू होती है -b/a के बराबर, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। इसके बाद ये नेक्स्ट 6th MCQ कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे जो है ये हमारे पास एक वो है सीक्वेंस दी हुई है, ये बोल रहा है ये कौन सी सीक्वेंस है, ये HP है, GP है, GP है, HP GP, और यहाँ पे ये AG अर्थमेटिक, ये अर्थ में AP लिखना चाह रहे थे शायद, AG तो कुछ भी नहीं होता, और GM तो ज्योमेट्रिक मीन, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। वैसे हम देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर हम देखें तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकेट करें, तो ये हो जाएगा 8, 16, 24, 16 माइनस, अगर मैं कहूँ 16 - 8 तो 8 होगा, और 24 - 16 तो क्या आंसर आएगा, तो भी आंसर 8 आएगा। इसका मतलब है कि इसमें कॉमन डिफरेंस है, अब कॉमन डिफरेंस है लेकिन रेसिप्रोकेट हुई हुई है, तो AP की बिल्कुल रेसिप्रोकल जो सीरीज होती है वो होती है HP, सही है। यहाँ पे AP तो ये AP नहीं हो सकती, बल्कि ये आपके पास HP है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ है, इसमें कह रहा है इफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 4 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, देन S कैलकुलेट करना है। तो S का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, S = A + B + C, तीनों साइड्स को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, सही है। तो आप इन तीनों को ऐड करें तो ये 3 + 4 7 and 7 + 5 will be 12 and 12/2 will be equals to 6, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो गया 6, सही। इसके बाद हम अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। 10 2 बीटा, 10 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 बीटा 1 - 10 स्क्वायर बीटा, ये सब आइडेंटिटीज बुक में लिखी हुई हैं, ये सिर्फ आपको एक दफा याद करके एक दफा आपको लिख लेनी है, तो आपको याद हो जाएंगी ये आइडेंटिटीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें cos 180 - थीटा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो इस तरह के MCQs होते हैं उसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि इफ 90 या 270 आएगा तो ये जो फंक्शन है cos, ये साइन में चेंज हो जाएगा, फंक्शन सेक जो है सेक कोसेक में, और टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 180 360 हो, 180 या 360 हो, तो ये चेंज नहीं होता, ठीक है? तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है साइन वाले दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब या तो कॉस माइनस कॉस होगा या कॉस पॉजिटिव कॉस होगा। अब हम एग्जामिन कर लेते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 मीन्स ये दो क्वाड्रेंट कवर कर लेना, और 180 माइनस थीटा मतलब 180 में पूरा कवर नहीं किया, कुछ कम है, तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट में ना, तो इस क्वाड्रेंट में अगर आप याद करें तो इधर साइन पॉजिटिव होता था, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। कॉस जो है फोर्थ में पॉजिटिव होता था और फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव वाला यूज हुआ है, नेगेटिव आएगा कॉस के साथ, सही।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें सिंपली क्या होगा कि हम एसोसिएट बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ए प्लस बी, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं इंटू सी। तो क्या होता है इसमें, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसी तरह से ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। तो इसमें क्या आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद अगला है जिसमें कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ 4+3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट ऑफ 4+3 आयोटा किस तरह फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट मींस आप सिर्फ रियल इमेजिनरी टर्म की साइन चेंज कर देंगे। आप प्लस है, आप इसमें माइनस लगा दें। तो माइनस कहाँ लगा हुआ है, वो इस वाले ऑप्शन में माइनस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज ऑफ नंबर विथ कॉमन डिफरेंसेस। कौन सी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में नहीं, एपी में, हाँ एपी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और जीएम कोई सीक्वेंस नहीं है, जीएम ज्योमेट्रिक मीन को कहते हैं, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस नहीं होता, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एपी में चेंज करके फिर कॉमन डिफरेंस आता है, वैसे नहीं होता उसमें। ठीक है, अच्छा, साइक्लिक और सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर है आपके पास ये सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है कि जब आप सर्कल सर्कल में अरेंज करते हैं, कुछ सर्कल में जैसे अरेंज किया आपने चीजें, मिसाल के तौर पे यहाँ एक बंदा बिठा दिया, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, तो इसमें n-1 इसलिए करते हैं कि हमें नहीं पता होता हम किस नंबर से शुरू करेंगे। ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है। तो काउंटिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है, इस वजह से n-1 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है दी डैश रिलेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो इस तरह की है, कोई ये रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इफ साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2 cos π/4 इक्वल्स टू 1/√2, तो tan π/4 क्या होगा। तो ये बिल्कुल आसान है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो मैं इसी तरह यहाँ पे भी करूंगा क्योंकि एंगल सबके सेम है। ठीक है, तो एंगल सेम है मींस अगर मैं π/4 को थीटा भी बोल दूं, अगर लेट्स सपोज, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर हम जनरल टर्म में करना चाहें, लेट करके सपोज करके कि थीटा हम थीटा इक्वल्स टू π/4 करके अगर इसको देखें, तो ये बिल्कुल इस तरह की कंडीशन मिल जाती है। तो जब हम डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस, तो ये 1 दोनों की वैल्यू सेम है, 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास वो 1 है। सही है, ये 1 आंसर है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a comma b and c comma d are two complex number then their product is। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो हम इसको किस तरह खोलते हैं, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट अगर मैं खोलूं c प्लस डी आयोटा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा। ठीक है, फिर प्लस बी सी आयोटा, इसके बाद प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर।
अब ये आयोटा स्क्वायर वाली टर्म और ये AC वाली टर्म, ये जो है ना रियल पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू देता है, तो ये BD इससे आयोटा हट जाएगा, ठीक है। और ये जो दो बच गई, AD आयोटा प्लस BC आयोटा, ये हो गई आपके पास इमेजिनरी टर्म। तो ये AD प्लस BC, मैंने इसको BC आयोटा या BC, और मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये इस तरह से, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे भी ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो पहला रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे आंसर हो गया AC माइनस BD और AD प्लस BC, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 देन k की वैल्यू। तो रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम उस वैल्यू को अगर इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी एक रूट दिया हुआ हो, हम उससे कोई भी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन में। स्पेशली रूट 0 है, इसका मतलब है मैं यहाँ x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ये पूरी टर्म 0, यहाँ x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ये पूरी टर्म 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये 4 जो है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2k इक्वल्स टू प्लस 4, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 2 हमारी वैल्यू आ रही है, सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है k इक्वल्स टू +2, सही। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कुछ रह गए MCQ बस, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास कह रहा है कि a इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू 2π/3, तो एस सम टू इन्फिनिटी फाइंड करो। सम टू इन्फिनिटी का एक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर, सम टू इन्फिनिटी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू a/1 - r, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, तो अगर मैं 1 - r पहले सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 3, ठीक है। 3 - 2 1/3, ठीक है। तो ये 1 - r की वैल्यू आ गई 1/3। अब मैं ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिखूं और a की वैल्यू डालूं, a की वैल्यू है 3, ठीक है, डिवाइड बाय 1/3, ये 3 इस 3 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो है 9, ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर है 9, ठीक है। आगे है इफ z इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा देन z प्लस इट्स कॉन्जुगेट इज डैश नंबर। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये सिर्फ क्या रह जाता है, ठीक है। z जो है ना 2 - 3 आयोटा है, तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्लस करना है, 2 + 3 आयोटा, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल और सिर्फ रियल नंबर रह जाएंगे, तो इसका आंसर है रियल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दी 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस की 10th टर्म क्या होगी, इसमें हम इसको देख लेते हैं कि 10th टर्म क्या होनी चाहिए इसकी सीक्वेंस की। उसको हम देखते हैं। अच्छा, पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सी सीक्वेंस है। अगर आप देखें तो 13 - 7, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो 13 - 7, तो क्या बचेगा 6, ठीक है।
जी 6 बचेगा। और अगर हम देखें 7 माइनस 1 तो भी क्या बचेगा 6। सही, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, बल्कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास -6 कॉमन डिफरेंस है। बिकॉज क्यों, क्योंकि हम 13 माइनस 7 नहीं करेंगे, हम 7 माइनस 13 करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे -6 कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, -6 कॉमन डिफरेंस आएगा। जब 7 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पे -6 कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 डी। ठीक है, अच्छा a क्या है यहाँ पे 13 प्लस n-1 करने की जरूरत नहीं है, 10 - 1 9 ऑलरेडी हमें पता है, d -6। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि 13 माइनस 9 × 6। तो ये हमारा आंसर जो आ रहा है वो इधर मौजूद नहीं है, तो ये हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। इसको अच्छी तरह से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे पास एक आइडेंटिटी दी हुई है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 किसके बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से आई। अगर आप देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं अच्छा इससे दो आइडेंटिटीज बनेंगी। अगर मैं इसकी जगह पे, या मैं पहले कॉस की जगह पे साइन रख के देखता हूँ, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस की जगह पे मैं क्या, कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको उस तरफ शिफ्ट कर दूं, दूसरी तरफ इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ इक्वेशन की दूसरी तरफ हो जाएगा, यहाँ पे cos 2 थीटा। सही है, तो ये cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अब अगर मैं 2 को इधर डिवाइड करा दूं तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये हमारे पास वैल्यू बन गई किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा। सही है, और इसका मैं दूसरी भी एक आइडेंटिटी बनती है कॉस स्क्वायर थीटा की, वो यहाँ पे प्लस होता है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आइडेंटिटी ड्राइव हुई। इसके बाद अगले वाले एमसीक्यू देख लेते हैं। अगले वाले एमसीक्यू में हमारे पास कह रहा है कि ये एक्सपेंशन, अब यहाँ पे भी पावर क्लियर नहीं है। ठीक है, अब ये पावर वैसे तो दिखने में 1 लग रही है, अब कुछ भी हो सकती है। कंटेन्स टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है ना, तभी आएगी इन ऐसे सवालात में जब आपके पास एक्स, दोनों एक्स की पावर सेम हो जाए, और वो होती है एक ही टर्म में, तो इसका आंसर 1 होगा। सही है, 1 क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो लेट सपोज अगर एक्स की पावर, यहाँ पे पावर लिखी हुई है 4। ठीक है, तो पहले वाले x के पास होगी पावर 4, दूसरे वाले 1/x की पावर 0 होगी। दूसरी टर्म अगर मैं लूं, मैं यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान नहीं रख रहा, दूसरी टर्म अगर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, तो दूसरी टर्म में x की पावर क्यूब हो जाएगी और 1/x आ जाएगा। ठीक है,
तीसरी टर्म में जाके x की पावर स्क्वायर होगी और 1/v होगा। तो ये वो टर्म होगी जहां पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, वरना तो यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रह जाता और एक कैंसिल हो जाता। अगले वाले में इससे जो है वो होगा x और 1/x³, तो ये भी पूरा कैंसिल होगा, और अगले वाले में तो 1/x4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई एक ही टर्म ऐसी होगी जो मिड में होगी, और वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, ये इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि एक ही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो सकती है। ठीक है, इसमें इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, 1 × ओमेगा तो क्या हो जाएगा, 1 × ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होगा। और द जनरल टर्म ऑफ a+b⁴n tr+1 tr+1 ncr a n-r b r। सही, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।